कुछ लोगों का ये मानना है कि 1985 या 1980 के बाद जितनी भी मूवीज़ आई हैं वो बहुत अच्छी हैं। यानी कि आप लोगों ने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार पुरानी मूवीज़ अच्छी थी, अब तो सारी मूवीज़ आ रही हैं। लेकिन 1980 से पहले का जो एरा है वो उससे भी ज़्यादा क्लासिकल मूवीज़ प्रोड्यूस कर चुका है। और आज मैं जिस मूवी की बात करने जा रहा हूँ वो भी उसी एरा की है, और इस मूवी का नाम है 12 एंग्री मैन, जो कि एक ब्लैक एंड वाइट मूवी है और रिलीज़ हुई थी 1957 को। अब कुछ लोगों के जहन में ब्लैक एंड वाइट का सुनकर ये आ गया होगा कि ये मूवी इतनी अच्छी नहीं होगी और ना इसमें इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स होंगे, ना इतने अच्छे कॉस्ट्यूम्स होंगे। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ना इस मूवी को अच्छे इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत है, ना इसको अच्छे कॉस्ट्यूम की ज़रूरत है। इस मूवी में एक चीज़ है जो बाकी अच्छे इफ़ेक्ट्स और अच्छे कॉस्ट्यूम वाली मूवीज़ में नहीं है, वो है अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी एक्टिंग। अब यहाँ से आगे जितनी भी बातें होंगी वो होंगी स्पॉइलर से रिलेटेड। तो अगर आपको ये मूवी के बारे में जानना नहीं है, आप चाहते हैं कि ये मूवी आपके लिए स्पॉइल ना हो, तो वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। मूवी के पहले सीन और आखिरी सीन के अलावा पूरी मूवी एक छोटे से कमरे के अंदर शूट की गई है, जो कि कहानी है एक कत्ल की। एक लड़का जिसके ऊपर उसके बाप के कत्ल का केस है, जिसमें अदालत में केस चल रहा है। वकीलों की सुनवाई के बाद फैसला चला जाता है ज्यूरी के हाथ में कि वो डिसाइड करें कि इस लड़के को सजाए मौत दी जाए या इसे छोड़ दिया जाए। आज के दौर में तो फैसला अदालत का जज करता है, लेकिन पुराने दौर में ज्यूरी बैठती थी और ज्यूरी सारी बातें सुनने के बाद ये डिसाइड करती थी कि उस केस का फैसला क्या होगा। और इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही सीन है। केस काफ़ी आसान था और सारे सबूत लड़के के खिलाफ थे। जब ज्यूरी बैठी तो उन 12 लोगों में से 11 लोगों ने यह फैसला दिया कि लड़का कसूरवार है। कुछ लोगों ने यह फैसला इसलिए दिया क्योंकि उन्हें बेसबॉल की गेम देखने जाना था। कुछ लोगों ने फैसला इसलिए दिया कि उन्हें घर में कोई काम था ताकि वो जल्दी यहाँ से निकल सकें। लेकिन उनमें एक शख्स ऐसा था जो ये जानता था कि एक ज़िंदगी की कितनी अहमियत है। वो ये जानता था कि उस लड़के की ज़िंदगी अब उन लोगों के हाथ में है, और उसूल ये था कि 12 के 12 लोगों के वोट अगर उस लड़के के खिलाफ हुए तो उसे सजाए मौत दे दी जाएगी, मगर एक वोट उसके हक में था कि वो बेकसूर है। और उसी एक शख्स ने बाकी लोगों को भी कन्विंस किया कि वो शख्स बेकसूर है, अपने दलाइल से, अपनी ऑब्जर्वेशन से और अपने सबूतों से। उस शख्स के दलाइल और सबूत देखकर पहले एक शख्स ने अपना वोट बदला, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी 11 लोगों ने भी अपना वोट कसूरवार से बेकसूर में बदल दिया। और इसी मूवी की 1986 में भी एक कॉपी बनाएगी जिसका नाम था एक रुका हुआ फैसला। अगर आप दोनों मूवीज़ को एक साथ रख के देखेंगे तो आपको स्क्रिप्ट सिर्फ ट्रांसलेटेड हुई हुई नज़र आएगी और कुछ भी चेंज हुआ नज़र नहीं आएगा। आपको खुद ही पता लगेगा कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी बुरी है, कौन सी मूवी ओरिजिनल है और कौन सी मूवी कॉपी की गई है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आपने एक मूवी बनानी है तो आपको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन ये मूवी उस बात को पूरी तरह रद्द करती है। वो इस तरह, पहली बात ये एक ब्लैक एंड वाइट मूवी है, दूसरी बात ये सिर्फ एक छोटे से कमरे के अंदर बनाई गई है, और तीसरी बात ये कि अगर आपके पास अच्छी मूवी बनाने का दिमाग है, आप अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ओरिजिनल स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, तो आपको ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसकी मिसाल हमारे बीबी की वाइन्स की तरह की है कि वो बंदा एक कमरे के अंदर वीडियो बनाता है, अपने मोबाइल के कैमरा से रिकॉर्ड करता है, और आज वो पूरे इंडिया में टॉप यूट्यूबर्स में माना जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है तो आप ऊपर नहीं जा सकते। आपके अंदर काबिलियत है, आप खुद अपनी लिमिट को पुश करेंगे और आगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो बात कहाँ से कहाँ चलेगी, दोबारा मूवी की तरफ वापस आते हैं। ये मूवी शुरू से लेकर एंड तक प्योर जेम है और इसमें कैमरा वर्क बहुत ही खूबसूरत किया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जब मूवी शुरू हुई तो कैमरा काफ़ी ऊपर था और ऊपर से सारे शॉट लिए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता कैमरा नीचे आना शुरू हुआ और बिल्कुल आई लेवल के करीब आ गया, और फिर जब मूवी थर्ड एक्ट में पहुंची तब कैमरा लेवल वो लोअर चला गया, या कभी कभी वो बिल्कुल फेस के करीब आ जाता था, इंटेंसिटी को शो करने के लिए कि उस सिचुएशन में कितनी इंटेंसिटी मौजूद है। और इस मूवी का जो सबसे बेस्ट सीन है वो नाइफ वाला सीन था, जब हेनरी फोंडा अपनी जेब से एक चाकू निकालकर सामने रखता है। सीन कुछ यूँ है कि वो नाइफ जिससे लड़के के बाप का कत्ल हुआ वो एक काफ़ी यूनिक नाइफ था, और दुकानदार का कहना था कि ऐसा नाइफ पूरी मार्केट में मौजूद नहीं है
और ऐसा नाइफ सिर्फ एक ही मौजूद था जो उसने सिर्फ उस लड़के को बेचा था। मगर हेनरी फोर्डा जब दूसरा चाकू अपनी जेब से निकालकर सामने टेबल पर फेंकता है तो उस रूम में खलबली मच जाती है कि ये दूसरा नाइफ कहाँ से आया, और ये सीन बाकी लोगों की सोच बदलने में बड़ा अहम काम करता है। और अभी तक मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी हैं ये मेरी टॉप 5 लिस्ट का हिस्सा है और उम्मीद है कि आगे भी टॉप 5 में ही रहेगी। तो ओवरऑल ये मूवी एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन मूवी है और अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आज ही इसे देखें, और मैं इस मूवी को दूंगा 100 में से 100 मार्क्स। तो आप इस मूवी को लाजमी जाकर देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फेवरेट क्लासिकल मूवी लाजमी बताएं ताकि मुझे भी पता लग सके कि मेरे सब्सक्राइबर जो पुरानी मूवीज़ देखते भी हैं या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।